नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ चैप्टर वाइज। ये चैप्टर वाइज कवर कराऊंगा मैं आपको जितने भी एमसीक्यू है। मेरा सब्जेक्ट उठाया हिस्ट्री, तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट 5 है, इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखे तो जरूर देखिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रूलर प्रीडिसेसर इज करेक्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के संबंध में शासक पूर्ववर्ती का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है। तो देखिए, रूलर के नाम दिए हैं और ये पूछा है उससे पहले वाले रूलर कौन थे, तो इसका करेक्ट सीक्वेंस पूछा है। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी से पहले कौन से रूलर थे? जलाउद्दीन खिलजी। याद रखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है। दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी ने रूल करा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक रही है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ईयर पूछ लेता है। 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत ने रूल करा है और इनकी डायनेस्टी ने रूल करा है। तो दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी डायनेस्टी ने रूल करा है? सबसे पहले आती है स्लेव डायनेस्टी, फिर आती है खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक, फिर सैयद और लोधी। लास्ट में लोधी डायनेस्टी आती है। इसकी ट्रिक क्या है? दिल्ली सल्तनत को याद करने के लिए आप याद रखो सख्त सा लोंडा। तो एस से स्लेव डायनेस्टी, के से खिलजी, टी से तुगलक और एस ए से सैयद और लोंडा मतलब लोधी डायनेस्टी। तो सख्त सा लोंडा इसकी ट्रिक है दिल्ली सल्तनत की। स्लेव डायनेस्टी की बात करता हूँ, उसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी के बाद आए थे अलाउद्दीन खिलजी। तो यही पूछा था क्वेश्चन में, सबसे पहले रूलर कौन थे? जलाउद्दीन खिलजी थे। तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर है गयासुद्दीन तुगलक। सैयद डायनेस्टी के फाउंडर है खिजर खान। लोधी डायनेस्टी के फाउंडर है बहलौल लोधी। खिलजी डायनेस्टी की बात करते हैं तो सबसे पहले जलाउद्दीन खिलजी आए थे, इन्होंने खिलजी डायनेस्टी बनाई। उसके बाद आए थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इनके नेफ्यू थे और सन इन लॉ थे। जलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी की शादी अलाउद्दीन खिलजी के साथ करी थी और अलाउद्दीन खिलजी ने जलाउद्दीन खिलजी को मार दिया था। इसके बाद थ्रोन में बैठे थे 1296 में। फिर तुगलक डायनेस्टी के बात करते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक ये फाउंडर है तुगलक डायनेस्टी के। इनके बाद आए थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को हम उल्ग खान के नाम से भी जानते हैं, याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आते हैं फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सेट अप स्कूल फॉर गर्ल्स एट। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने देश में लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की। तो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे उन्होंने स्कूल खोला था गर्ल्स के लिए। इसका करेक्ट आंसर है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रपोज्ड रोलेट एक्ट ऑफ 1919 अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर। 1919 के प्रस्तावित रोलेट्स अधिनियम ने राजनीतिक कैदियों को देश तक मुकदमे के बिना हिरासत में रखने की अनुमति दी। देखिए, रोलेट्स एक्ट में 1919 में आया था ये। इसमें जो भी लोग पकड़ाएंगे, इस एक्ट में क्या हुआ था, जो भी लोग पकड़ाएंगे वो बिगर ट्रायल के और बिगर उनकी सुनवाई के उनको 2 साल की सजा सुनाई जाएगी या 2 साल तक इनको जेल में रहना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 साल तक बिगर ट्रायल और बिगर कोर्ट के ऑर्डर के इनको जेल में रहना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 ईयर। रोलेक्स एक्ट की बात करता हूँ तो ब्रिटिश इंडिया ने लॉ पास किया था रोलेक्स एक्ट 18 मार्च 1919 में। जो एम्पिरिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी दिल्ली की, उसने पास करा था रोलेक्स एक्ट। और इस कमेटी का नाम किसकी रिकमेंडेशन पे रखा गया था? तो सिडनी रोलेक्स। सिडनी रोलेक्स की रिकमेंडेशन में इसका नाम रखा गया था और ये भी चेयरमैन थे रोलेक्स के। देखिए, 18 मार्च 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास करा था रोलेक्स एक्ट और इसको हम अनार्चिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 भी बोलते हैं। तो इसके 2 नाम है, दोनों याद रखिए आप। इस एक्ट में क्या हुआ था? दिस एक्ट अलाउड फॉर स्पीडली ट्रायल टू ऑफेंस बाय स्पेशल कोर्ट। एक स्पेशल कोर्ट बनाई थी जिसमें बोला था कि जो भी रोलेक्स एक्ट के तहत पकड़ाया गया, ना उस पर्सन की कोई अपील होगी, ना कोर्ट में सुनवाई होगी, डायरेक्ट ट्रायल होगा। 2 साल की सजा हो जाएगी, डायरेक्ट प्रिजनर में जाएगा, उसको डायरेक्ट 2 साल की सजा दी जाएगी। रोलेक्स एक्ट के तहत कोई पकड़ाएगा। तो ये स्पेशल कोर्ट ने कहा था। फिर टाइमलाइन बताता हूँ आपको। देखिए, 18 मार्च 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास करा रोलेक्स एक्ट। 6 अप्रैल 1919 में क्या हुआ? महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंट सत्याग्रह करा था अगेंस्ट रोलेक्स एक्ट के तहत। महात्मा गांधी जी ने क्या करा था? नॉन वायलेंट सत्याग्रह करा था। किसके खिलाफ? रोलेक्स एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 में। फिर 8 अप्रैल और 9 अप्रैल को क्या हुआ था? 2 दिन बाद 6 अप्रैल के बाद 8 अप्रैल को क्या हुआ था? 8 अप्रैल को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया था और 2 नेशनल लीडर थे, इसका नाम है सफरुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को भी अरेस्ट कर लिया था। इन दोनों को 9 अप्रैल को अगर अरेस्ट कर लिया था विदाउट एनी प्रोवोकेशन, बिना कोई बात के इनको अरेस्ट कर लिया था। याद रखो, सफरुद्दीन किचलू को और सत्यपाल मलिक को। और 8 अप्रैल को
गांधी जी को अरेस्ट कर लिया था। फिर 13 अप्रैल को क्या हुआ था 1919 से, ये डेट याद रखो, 13 अप्रैल 1919 में आपको पता है रोलेक्स एक्ट चल रहा था और 144 धारा लगी थी, इसके तहत आप ग्रुप बना के खड़े नहीं हो सकते। तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी डे था। बैसाखी डे था, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग अमृतसर में। देखिए क्या हुआ, जनरल डायर आए। जनरल डायर ने जो भी लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में, उन सब में फायरिंग कर दी। लगभग 1000 से ज्यादा मेन, वुमेन और बच्चे मारे गए थे इस हत्याकांड में। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था और मैसेकर हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखो। फिर जलियांवाला मैसेकर के बाद 18 अप्रैल 1919 में जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उनने अपना केनाइट हुड का टाइटल जो कि ब्रिटिश ने दिया था उसको त्याग दिया था और महात्मा गांधी जी ने केसरी हिंद का टाइटल वापस कर दिया था ब्रिटिश को। 14 अक्टूबर 1919 की बात करते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हंटर कमीशन बनाया था 14 अक्टूबर 1919 में। हंटर कमीशन क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। जो जलियांवाला बाग में शूट करा था जनरल डायर ने, उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन, हंटर कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर वॉज द ट्रीटी ऑफ सालबाई साइंड। निम्नलिखित में किस वर्ष सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ट्रीटी ऑफ सालबाई, देखिए जितनी भी बैटल्स वगैरह है, जितनी भी बैटल्स है, इंपॉर्टेंट बैटल्स जिससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, तो देखिए बैटल से हर बार क्वेश्चन आते हैं। एक सेपरेट लेक्चर बनाया जितने भी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, और मैंने उसमें ट्रीटीज भी पढ़ाई है, कौन कौन सी ट्रीटीज कब हुई थी। तो ट्रीटी ऑफ सालबाई कब हुई थी, 1782 में। देखिए एंग्लो मराठा वॉर है, ये जो मैंने बैटल का स्क्रीनशॉट लिया है, ये मैंने जो बैटल्स पढ़ाई है आपको उसमें से लिया है। तो एंग्लो मराठा वॉर 3 हुई है ब्रिटिश और मराठा के बीच में। पहली जो बैटल्स है एंग्लो मराठा वॉर वो 1775 से लेकर 82 तक हुई थी, जिसमें मराठा जीते थे, और उसी में ये ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ सालबाई। तो 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हुई थी। फिर जो दूसरी एंग्लो मराठा वॉर थी वो 1803 से लेकर 05 तक हुई थी, जिसमें ब्रिटिश जीती थी, और ट्रीटी ऑफ दियोगढ़ और राजघाट साइन हुई थी। फिर 1817 से लेकर 1818 में ब्रिटिश जीती थी ये वॉर, और इसमें ट्रीटी ऑफ मत्सौर और ग्वालियर साइन हुई थी। तो 1818 में ये ट्रीटी साइन हुई थी। इधर 1805 में ट्रीटी ऑफ दियोघर और राजघाट, और 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हुई थी। जितनी भी बैटल्स हैं उसके ट्रीटीज हैं, सब एग्जाम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द किंग हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, हर्षवर्धन रूल्ड नियरली अबाउट 1400 ईयर एगो। 1400 वर्ष पूर्व हर्षवर्धन ने रूल करा था, बिल्कुल सही है ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, जोन जेंग स्पेंड ए लॉट्स ऑफ टाइम हर्षवर्धन कोर्ट। हर्षवर्धन की कोर्ट में जोन जेंग थे, उन्होंने बहुत टाइम बिताया था। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सही है। देखिए जो जोन जेंग है उनको हम और किसी नाम से जानते हैं, इनको हुआन सांग बोलते हैं। हुआन सांग का दूसरा नाम है जोंग जेंग। फिर तीसरा ऑप्शन है हमारा, हर्षवर्धन कोर्ट पोएट वॉज हरिसेन। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हरिसेन है ना वो कोर्ट पोएट है, समुद्रगुप्ता के कोर्ट में थे। हर्षवर्धन की कोर्ट में कौन थे, हर्षवर्धन की कोर्ट में भानुभट्ट थे। तो याद रखिए हर्षवर्धन की कोर्ट में भानुभट्ट थे, इनके कोर्ट पोएट। जो हरिसेन है ना वो समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोएट है। फिर हर्षचरिता ऑटोबायोग्राफी है हर्षवर्धन की, तो जो हर्षचरिता बुक है ना वो लिखी थी भानुभट्ट ने। तो हर्षवर्धन की बात करते हैं, हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट कौन है, वो है भानुभट्ट, और भानुभट्ट ने इनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसको हम बोलते हैं हर्षचरिता, और वो भी संस्कृत में। 590 AD में हर्षवर्धन का जन्म हुआ था, और ये वर्धन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। इनकी कैपिटल थी कन्नौज। कन्नौज सिटी प्रेजेंट में यूपी में है, और इनकी कैपिटल थी वर्धन डायनेस्टी की। इनके टाइम में एक चाइनीज ट्रेवल आए थे जिसको हम हुआन सांग बोलते हैं, और इनको जेन जोंग भी बोलते हैं। तो याद रखो जो हुआन सांग है उनका नाम है जोन जेंग, हुआन सांग का नाम है। और काफी इंपॉर्टेंट 3 बुक लिखी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है हर्षवर्धन की। 3 इंपॉर्टेंट बुक है जो कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखी है, और मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको। जो हर्षवर्धन ने बुक लिखी है आप उसको याद कैसे रखेंगे, PNR। जो रेलवे टिकट में PNR नंबर होता है ना, उससे आप याद रखेंगे हर्षवर्धन की बुक। तो P से जो हर्षवर्धन की बुक है वो आती है प्रियदर्शिका, फिर N से आती है नागानंदा, और R से आती है रत्नावली। तो PNR से 3 बुक याद रखिए हर्षवर्धन ने लिखी है। जो पहली है प्रियदर्शिका, दूसरी है नागानंदा, और तीसरी है रत्नावली। हर्षवर्धन ने एक लार्ज सेंटर खुला था नॉलेज के लिए। कहाँ पर खुला था, भद्रा विहार कन्नौज में, यहाँ पर इन्हें नॉलेज सेंटर खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द मुगल रूलर चंगेज खान डाई। मुगल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई। तो 1227 में इनकी मृत्यु हुई थी, जो चंगेज खान थे। चंगेज खान का ओरिजिनल नाम था तिमुजिन। 1162 में जन्म हुआ था इनका,
लेक बेकाल के पास मंगलोई में है। मंगलोई में जन्म हुआ था इनका और डेथ हुई थी 18 अप्रैल 1227 में। और ये मंगोलियन वॉरियर रूलर थे, ये भी याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डूइंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑस्ट्रिच वर फाउंड इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस काल में भारत में ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग पाया जाता था। तो देखिए जो शुतुरमुर्ग है जिसको हम ऑस्ट्रिच बोलते हैं वो पेलियोलिथिक पीरियड में पाया जाता था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। जिसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीरियड्स हैं जैसे मेगालिथिक पीरियड, ये लगभग 1000 बीसी के टाइम का है, सबसे पुराना मेगालिथिक पीरियड है। फिर न्यूलिथिक पीरियड की बात करते हैं, इसको हम एक और नाम से जानते हैं न्यू स्टोन एज। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यू स्टोन एज हम किसको बोलते हैं, न्यूलिथिक पीरियड को। इसमें क्या होता था, जो न्यूलिथिक पीरियड है उसमें एनिमल डोमेस्टिफिकेशन स्टार्ट हो गया था, पशुपालन स्टार्ट हो गया था। जो स्टोन मिलते थे वो पॉलिश स्टोन मिलते थे और हार्डर रॉक्स मिलती थी इसमें। फिर आता है पेलियोलिथिक। पेलियोलिथिक जो पीरियड है उसको हम ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं। इसमें एग्रीकल्चर का कोई एविडेंस नहीं था, पोट्री थी और नॉलेज ऑफ फायर था। इसमें फायर के एविडेंस थे और नॉलेज था फायर का, मगर फायर इन्वेंट नहीं हुई थी। फिर मीजोलिथिक पीरियड जिसको मिडिल स्टोन एज बोलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पॉइंटेड माइकोलिथिक जो टूल्स होते हैं, माइकोलिथिक टूल्स होते हैं, पॉइंटेड जो नोकीले टूल्स होते हैं, नोकीले हथियार होते हैं, वो मीजोलिथिक पीरियड में खोजे गए थे। ब्लेड्स वगैरह का यूज होता था इसमें। और जो मिडिल पार्ट है नर्मदा वैली में वहां पर ये पाया जाता है, बेलन वैली और मिडिल पार्ट ऑफ नर्मदा वैली में इसकी मेजर साइड है मीजोलिथिक पीरियड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज सेट अप ए फैक्ट्री ऑन द बेंगोफ रिवर हुगली इन 1651। 1651 में हुगली नदी के तट पर किस कंपनी ने कारखाना स्थापित किया था। तो हुगली रिवर के पास 1651 में इंग्लिश और ब्रिटिश ने अपना कारखाना खोला था, फैक्ट्री खोली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करता हूँ तो 1651 में इन्होंने फैक्ट्री खोली थी हुगली रिवर के पास। देखिए 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने अपना चार्टर एक्वायर करा था। उस टाइम जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट है उन्होंने ग्रांट कर दिया था कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी बना सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं ईस्ट साइड। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया कब आई थी, तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी। फिर जो कैप्टन विलियम हॉकिंस थे, विलियम हॉकिंस जहांगीर की कोर्ट में आए थे 1608 में। और जो विलियम हॉकिंस थे उनको जेम्स फर्स्ट जो ब्रिटिश एम्पायर थे, जेम्स फर्स्ट ने भेजा था विलियम हॉकिंस को कि आप जहांगीर की कोर्ट में जाइए और फैक्ट्री डालने के लिए परमिशन लीजिए। मगर 1608 में जब विलियम हॉकिंस आए थे तो जहांगीर ने परमिशन देने को डिनाई कर दिया था। इनने परमिशन नहीं दी थी कि आप फैक्ट्री नहीं डाल सकते ब्रिटिश को, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश के खिलाफ कौन हो गया था, जो भी सूरत के लोकल ट्रेडर थे और पोर्चुगल थे, उन्होंने अपोज कर दिया था ब्रिटिश के कि आप ये फैक्ट्री डाल देंगे और हम पहले से काम कर रहे हैं। देखिए मगर क्या हुआ था बाद में, पहले तो विलियम हॉकिंस आए 1608 में, जहांगीर ने मना कर दिया फैक्ट्री डाल सकते हैं, क्योंकि सूरत के जो लोकल वेंडर थे और पोर्चुगल थे उन्होंने वो खिलाफ थे ब्रिटिश के। तो इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश ने हरा दिया था पोर्चुगल को। नेवल कॉन्टिनेंट था ब्रिटिश का जिसके कैप्टन थे कैप्टन मेडल्टन। कैप्टन मेडल्टन 1611 में पोर्चुगल को हरा दिया था ब्रिटिश ने। उसके बाद क्या हुआ था, जो मुगल एम्पायर थे उन्हें फरमान जारी करा कि ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश कर सकती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की फर्स्ट फैक्ट्री स्टेब्लिश क्यों हुई थी, याद रखो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो हुई थी सूरत में 1613 में। मगर ब्रिटिश क्या चाहती थी, ब्रिटिश चाहती थी कि हमें और फैक्ट्री खोलना है। तो फिर आए थे सर थॉमस रॉय। सर थॉमस रॉय 1615 में आए थे जहांगीर की कोर्ट में परमिशन मांगने। तो देखिए जहांगीर की कोर्ट में दो जन आए थे, पहले आए थे विलियम हॉकिंस, उसके बाद आए थे 1615 में सर थॉमस रॉय। तो सर थॉमस रॉय को जहांगीर ने परमिशन दे दी थी कि आप फैक्ट्री डाल सकते हो। तो ब्रिटिश ने कहाँ फैक्ट्री डाली थी, आगरा में, अहमदाबाद में और भरूच में, ये 3 जगह फैक्ट्री डाली थी जब जहांगीर ने परमिशन दी थी। और पहली फैक्ट्री डाली थी सूरत में 1613 में। एक और क्वेश्चन आता है, अगर मैं पूछूं साउथ इंडिया की पहली फैक्ट्री ब्रिटिश ने कब डाली थी, तो फर्स्ट फैक्ट्री आउटसाइड मुगल एम्पायर। देखिए जो फर्स्ट फैक्ट्री थी आउटसाइड मुगल एम्पायर के बाहर जो ब्रिटिश ने फैक्ट्री डाली थी वो 1611 में मसूलीपट्टनम में डाली थी। ये साउथ में पड़ता है मसूलीपट्टनम, वहां पर डाली थी ब्रिटिश ने 1611 में। फिर 1639 में मद्रास में, फिर 1651 में हुगली में, जो साउथ इंडिया में ब्रिटिश ने फैक्ट्री डाली थी। अगर एक और क्वेश्चन आता है, अगर मैं बात करूं ईस्ट इंडिया में सबसे पहली फैक्ट्री कहां पर डाली थी ब्रिटिश ने, तो ईस्ट इंडिया में बालासोर उड़ीसा स्टेट में पड़ता है, जहां पर 1633 में फर्स्ट फैक्ट्री डाली थी ईस्ट में। ईस्ट इंडिया में फर्स्ट फैक्ट्री डाली थी बालासोर उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी वॉज डैश। दादा भाई नौरोजी डैश थे, तो दादा भाई नौरोजी एक बिजनेसमैन थे। देखिए दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी बिजनेसमैन थे और ये कहाँ रहते थे, लंदन में। ही वॉज द फर्स्ट एशियन टू बिकम द ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट व्हेन ही वॉज इलेक्टेड हाउस ऑफ कॉमन इन 1892। देखिए इनको इलेक्ट करा था हाउस ऑफ कॉमन में और ये
एशिया के फर्स्ट मेंबर थे और एशिया के फर्स्ट पर्सन थे जिसको हाउस ऑफ कॉमन में इलेक्ट करा गया था 1892 में। याद रखो दादा भाई नौरोजी। इन्होंने 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, एक लंदन इंडियन सोसाइटी बनाई थी इनने 1865 में और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई थी 1867 में। जो हमारी INC थी, कांग्रेस पार्टी थी, उसके 3 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं दादा भाई नौरोजी, 1886 में, 1893 में और 1906 में। 2 काफी इंपॉर्टेंट बुक है दादा भाई नौरोजी की, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दादा भाई नौरोजी जी की। और दादा भाई नौरोजी जी ने कैलकुलेट करी थी नेशनल इनकम इन इंडिया। जो नेशनल इनकम थी इंडिया की उसको फर्स्ट कैलकुलेट करा था दादा भाई नौरोजी ने। इनको हम इंडियन ग्लेडस्टोन और ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विट्टी टेक्स्ट डेट इन मेंशन इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ चोला डायनेस्टी वाज टेकन इन डैश फॉर्म। विट्टी कर जिसका उल्लेख चोल वंश के शिलालेखों में मिलता है देश रूप में लिया गया था। तो जो विट्टी टैक्स था वो 4th लेवल के लिए लिया गया था चोला डायनेस्टी में। जो चोला डायनेस्टी थे वो रूलर थे तमिल के और जो इनका विट्टी टैक्स था वो 4th लेवल टैक्स था। देखिए ये 5th पार्ट था SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। चैप्टर वाइज सीरीज है। हिस्ट्री के लगभग हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं इन 5 पार्टों में और मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएंगे। और कोई भी एग्जाम हो, आप कोई भी एग्जाम के पेपर उठा लो प्रीवियस ईयर, आपने अगर 5 साल के क्वेश्चन कर लिए तो आप 90% पेपर सही करके आओगे क्योंकि 5 साल के क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं एग्जाम में। और मैं आपको जो 4 साल के क्वेश्चन करा रहा हूँ उससे 100% 90% पेपर आपके इन्हीं क्वेश्चन से आएगा जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। और जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना आपको, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दिया उसमें से क्वेश्चन बन के आएगा। जितने भी SSC का एग्जाम देते हैं, जितने भी लोग SSC का एग्जाम देते हैं उनके लिए तो ये रामबाण सीरीज है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। MCQ IQ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। इसके 5 पार्ट कंप्लीट हो गए तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।